India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बोधचाला कमाल मौला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसले तक शुक्रवार को खुले स्थान पर नमाज की दी इजाजत। सीजेआई बोले बेहद संवेदनशील मुद्दा, एएसआई को निर्माण पर रोक, अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद। मन्नत में 2 नई मंजिलों के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, शाहरुख खान के खिलाफ चुनौती खारिज, एनजीटी आदेश बरकरार। चारा घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को बड़ी राहत, जमानत रहेगी बरकरार, सीबीआई की याचिका खारिज। दहेज मृत्यु केस में पति को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 17 रिश्तेदारों पर मुकदमा चलाना बताया अन्याय, पति दोषमुक्त। सरोगेसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पुराने फ्रीज भ्रूण वाले दंपतियों पर आयु सीमा लागू नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा और कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट्स राउंडअप में अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने धार स्थित बोधचाला कमाल मौला परिसर को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 15 मई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष को सीमित अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने निर्देश दिया कि अंतिम निर्णय होने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच विवादित स्थल के निकट स्थित एक अलग खुले स्थान पर मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर कोई रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि कोर्ट ने बोधचाला के पास ही मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार को 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए एक जगह की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील पर हिंदू पक्ष, राज्य सरकार, डीएम और एएसआई को नोटिस जारी किया है। वहीं कोर्ट ने एएसआई से कहा कि फिलहाल एएसआई ढांचे में निर्माण या परिवर्तन का कोई कार्य नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 3 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर सुनवाई की शुरुआत में कहा कि 10 से 15 दिन में एक तारीख तय कर उस दिन फाइनल सुनवाई रखेंगे। वहीं मुस्लिम पक्षकारों ने अपील के मामले में दाखिल याचिका का विरोध किया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वहाँ कभी कोई मंदिर रहा होगा और अब जैसे कुतुब मीनार परिसर में भी जैन मंदिर होने की बात कही जाती है और वहाँ बाद में नमाज शुरू हुई थी, हाईकोर्ट के आदेश के पहले तक हो रही थी। सिंघवी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दुहाई देते हुए सदियों से यहाँ नमाज अदा होने के साक्ष्य हैं कहा। अंग्रेजों ने यहाँ जुमे की नमाज दोपहर 1 से 3 बजे के बीच और वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा दिन भर करने का प्रावधान किया है। ये धर्मनिरपेक्षता की मिसाल है। एसजी तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की मांग का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के लगभग 2 महीने बीत चुके हैं और वहां स्थिति प्रशासन की वजह से सामान्य है। ऐसे में अंतरिम आदेश देना मौजूदा स्थिति के लिए ठीक नहीं होगा। सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसमें बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ने में कोई नई बात नहीं है, बहुत ध्यान रखना होगा, वरना आम जनता में गलत संदेश जाएगा और गलत इंप्रेशन पड़ेगा। ऐसे में बेहतर होगा कि हम इसे अगले 10-20 दिनों के भीतर एक सुविधाजनक तारीख पर सुनवाई के लिए तय करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था पूरी तरह अंतरिम और अस्थायी होगी तथा इससे किसी भी पक्ष के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 15 मई के फैसले के आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI यदि परिसर में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना लागू नहीं किया जाएगा। ये मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें भोजशाला परिसर के विवादित हिस्से का धार्मिक स्वरूप देवी सरस्वती के मंदिर के रूप में माना गया था। हाईकोर्ट ने वर्ष 2003 में ASI द्वारा मुस्लिम समुदाय को परिसर में नमाज की अनुमति देने वाला आदेश भी रद्द कर दिया था और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थान मांगने की स्वतंत्रता दी थी। कि आज जो भोजशाला का 4 SLP माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध था सुनवाई के लिए, उन तमाम SLP पे आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है सारे विपक्ष के लोगों को। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अग्रिम एज ए इंटरिम मेजर जो भोजशाला परिसर से सटा हुआ अगर कोई खाली जगह है तो वहाँ मुसलमानों को जुम्मा की नमाज अदायगी के लिए जगह मुहैया करा जाए, इसके लिए उन्होंने प्रशासन को आदेशित किया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज जब तक अगर करना हो ASI को या गवर्नमेंट को तो उसके लिए उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। तो इस तरह का अरेंजमेंट आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। साथ ही साथ जुलाई के तीसरे सप्ताह में पूरे मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया ताकि इस मामले का डे टू डे बेसिस पे हियरिंग। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर लालू यादव को देवघर चारा घोटाले मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया और झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। दरअसल जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका CBI ने दाखिल की थी। अदालत ने CBI की याचिका पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि लालू को जमानत मिले 7 साल हो चुके हैं। ये अपील 2018 की है। उन्होंने हाई कोर्ट से अपील कर सुनवाई में तेजी लाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलील दी कि दोषी की सजा निलंबित करने का हाई कोर्ट का आदेश तथ्यात्मक रूप से गलत आधार पर दिया गया है। ट्रायल कोर्ट ने सभी मामलों को एक मानकर चलने की गलती की, जबकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में स्पष्ट किया गया कि धारा 427 सामान्य नियम है। इसके बावजूद हाई कोर्ट ने ये मान लिया कि दोषी आधी सजा पूरी कर चुका है, जबकि ये नहीं देखा गया कि उसकी सजाएं समवर्ती नहीं है। मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिसर्चर ओंकार चिकाने। बताइए ओंकार, क्या कुछ जानकारी है इस केस से जुड़ी हुई? नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के आज लालू प्रसाद यादव को देवघर फोड़कर स्कैम में मिली सेंटेंस सस्पेंशन को बरकरार रखा है, लेकिन ध्यान रहे कोर्ट ने उन्हें एक्विट नहीं किया है या ही ना उन्हें उनकी कन्विक्शन को खत्म किया है। इस केस में झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट के 2019 के ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव की सेंटेंस सस्पेंड करके उन्हें बेल दी गई थी। स्टेट का कहना था कि हाई कोर्ट ने गलत तरीके से माना कि लालू जी ने अपनी आधे सजा पूरी कर चुके थे। सेक्शन 427 CRPC के हिसाब से उनकी अलग अलग कन्विक्शन की सेंटेंसेस कंसेक्यूटिव चलनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगभग 7 साल बीत चुके हैं और क्रिमिनल अपील 2018 से पेंडिंग है। इसमें हाई कोर्ट के सेंटेंस सस्पेंशन ऑर्डर में इंटरफियर करना उचित नहीं होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि लालू प्रसाद यादव की पेंडिंग क्रिमिनल अपील को संभव हो तो अगले 6 महीने के अंदर डिसाइड किया जाए। यही फिलहाल सेंटेंस सस्पेंशन और बेल जारी रहेगी, लेकिन कन्विक्शन की लीगैलिटी और अन्य मुद्दों का फैसला हाई कोर्ट अपील सुनते वक्त करेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार, केस से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के मुंबई स्थित आवास मन्नत में 2 अतिरिक्त मंजिलें बनाने के लिए दी गई कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी कि CRZ मंजूरी को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी। अदालत ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसने पहले ही इस चुनौती को खारिज कर दिया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने एनजीटी की पुणे स्थित पश्चिमी क्षेत्रीय पीठ के आदेश के विरुद्ध दायर अपील को खारिज कर दिया। एनजीटी ने मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष डोंडकर की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि प्रस्तावित निर्माण के लिए दी गई मंजूरी में नियमों के उल्लंघन का कोई आधार नहीं है। अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने दलील दी कि मामले को केवल इसलिए अलग दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि ये एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता आदर्श हाउसिंग घोटाले का खुलासा कर चुके हैं और एक सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि वो प्रतिवादी की लोकप्रियता या स्टारडम से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि हम इन सब बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं। न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने पाया है कि लागू कानूनों का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि मुझे याचिकाकर्ता की नीयत पर गंभीर संदेह है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी अपने आदेश में कहा था कि महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि MCGMA द्वारा 3 जनवरी 2025 को दी गई CRZ मंजूरी में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि या कानूनी कमी नहीं पाई गई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि परियोजना में पहले CRZ नियमों का उल्लंघन किया गया, आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी के बिना विरासत संरचनाओं को गिराया गया, संपत्ति मूल रूप से आर्ट गैलरी के लिए आरक्षित थी तथा इसे गलत तरीके से CRZ 2 श्रेणी में दिखाया गया, जबकि इसे CRZ IA में होना चाहिए था। उन्होंने समुद्री कटाव, भूजल एवं खनिज दोहन तथा पूर्व निर्माण कार्यों पर भी सवाल उठाए। हालांकि ट्रिब्यूनल ने पाया कि इनमें से कोई भी आरोप नई CRZ मंजूरी को अवैध सिद्ध नहीं करता। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को राष्ट्र राजधानी में एक वकील के घर के भीतर हुए हालिया हमले की जांच की स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि जांच की स्थिति रिपोर्ट पुलिस उपायुक्त यानी कि DCP से कम रैंक के अधिकारी द्वारा दाखिल नहीं की जानी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने पुलिस को वकील के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि SCBA के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह द्वारा किए गए तत्काल मौखिक उल्लेख के बाद पारित किया गया। ACBA के सदस्य अधिवक्ता पंकज शर्मा पर 11 जुलाई को कथित तौर पर उनके घर के भीतर 4 लोगों ने हमला किया था, जिसमें उनके सिर पर 8 टांके लगे। याचिका के अनुसार स्थानीय नेता से जुड़े बताए गए आरोपियों के प्रभाव में काम कर रही दिल्ली पुलिस न तो आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रही है और न ही पीड़ित को सुरक्षा प्रदान कर रही है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 109 हत्या का प्रयास तथा धारा 117, 118, उपधारा 2 गंभीर चोट जैसी कड़ी धाराएं नहीं लगाई। याचिका में कहा गया कि गंभीर सिर की चोट के बावजूद पुलिस द्वारा केवल साधारण मारपीट का मामला दर्ज करना मनमाना, पक्षपातपूर्ण और कानून की दृष्टि से अस्थिर है। इसलिए अदालत से मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई के निर्देश देने का अनुरोध किया गया। विकास सिंह ने अदालत को बताया कि गंभीर चोटों के बावजूद पुलिस ने मामले को हल्का कर दिया और अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने कहा, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। FIR में केवल अतिक्रमण, ट्रेसपास का उल्लेख किया गया है। यदि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के साथ दिल्ली में ऐसा हो सकता तो फिर क्या बचता है। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने उन्होंने भी इसे गंभीर मामला बताया और अदालत से तत्काल नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मृत्यु मामले में पति को दोषमुक्त करते हुए कहा कि इस मामले में एक ही परिवार के 17 सदस्यों को केवल मृतका के ससुराल पक्ष से संबंध होने के आधार पर आरोपी बनाया गया, जो न्याय का स्पष्ट उपहास है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि मृतका की मृत्यु उसके ससुराल में रसोई में लगी आकस्मिक आग से झुलसने के कारण हुई थी। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि अदालत के मामले में विदा लेने से पहले अदालत स्पष्ट अन्याय का उल्लेख करना आवश्यक समझती है, जिसमें केवल वैवाहिक संबंध होने के कारण 17 लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, जबकि परिस्थितियां ये संकेत देती हैं कि मृतका को संभवतः दुर्घटनावश आग लगने से घातक जलन हुई थी।
मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A 304B से पठित धारा 34 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई के तरीके पर भी गंभीर असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मृतका के ससुराल वालों के खिलाफ आरोप संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा, फिर भी केवल रिश्तेदारी के आधार पर उन्हें आरोपी बना दिया गया। अदालत ने पटना हाईकोर्ट के रवैये की भी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को लगभग 25 वर्ष पुराने आपराधिक मामले की अपील का निपटारा अधिक सावधानी से करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही एफआईआर पर 2 अलग-अलग अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर 2 मुकदमे चलाना और अंततः केवल एक व्यक्ति को दोषी ठहराना, जबकि आगे की जांच में अन्य 15 आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले, न्याय प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि को दर्शाते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि जब कोई आपराधिक मुकदमा लगभग 26 वर्षों से लंबित हो, तब अपीलीय अदालतों को मामला दोबारा सुनवाई के लिए भेजने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे मुकदमेबाजी अनावश्यक रूप से लंबी होती है। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुरुग्राम के सेक्टर 53 स्थित पारसनाथ एसोटिका परियोजना के फ्लैट खरीदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के आदेशों को लागू न करने पर कड़ी नाराजगी जताई। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कहा कि अगर रेरा के आदेश लागू नहीं कराए जा सकते तो कानून की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। याचिका रीटा टिक्कू और अन्य खरीदारों ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने करीब 20 साल पहले फ्लैट की पूरी कीमत चुका दी थी, लेकिन आज तक कब्जा नहीं मिला। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रिया हिंगोरानी ने बताया कि एक याचिकाकर्ता कैंसर से उबर चुके हैं और बिल्डर अब चंडीगढ़ में रह रहा है। सभी याचिकाकर्ता वरिष्ठ नागरिक हैं। उन्हें 2006 में पारसनाथ एक्सोटिका में फ्लैट आवंटित हुए थे और 2007 में बिल्डर खरीदार समझौता हुआ था। कुल कीमत 1.78 करोड़ रुपए थी और फरवरी 2013 तक कब्जा देने का वादा था। पूरी रकम जमा करने के बाद भी निर्माण अधूरा रहा। खरीदारों ने HRERA का दरवाजा खटखटाया। अथॉरिटी ने मुआवजे का आदेश दिया, जिसे बिल्डर ने चुनौती नहीं दी, इसलिए आदेश अंतिम हो गए। इसके बावजूद न फ्लैट मिला न पैसा। वसूली के लिए कोई कारण बताओ नोटिस भेजे गए, कई नोटिस भेजे गए, जमानत वारंट भी जारी हुए, लेकिन बेलीफ को कंपनी परिसर में प्रवेश तक नहीं मिला। सीजीआई ने कहा कि ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं है। रेरा के आदेश अगर लागू नहीं होंगे तो पूरा कानून बेकार हो जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि HRERA के गैर जमानती वारंट अब तक क्यों लागू नहीं हुए। कहा कि बिल्डर की कोई परियोजना पूरी नहीं हो रही, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे मामलों से हाईकोर्ट भी भरे पड़े हैं। पीठ ने प्रथम दृष्टया कहा कि जिला कलेक्टरों और पुलिस ने या तो बिल्डरों से मिली भगत की या दायित्व नहीं निभाया। कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अप्रैल 2025 के उस फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें HRERA को रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार देने वाली अधिसूचना रद्द की गई थी। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत निर्धारित आयु सीमा उन दंपतियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने कानून लागू होने से पहले ही भ्रूण तैयार कर उन्हें संरक्षित कर लिया था। न्यायालय ने कहा कि इस आयु सीमा को पूर्व प्रभाव से लागू करना दंपति की प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार में हस्तक्षेप होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की पीठ ने कहा कि सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत आयु सीमा का कठोर अनुपालन प्रजनन स्वायत्तता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अदालत 17 वर्षों से विवाहित एक दंपति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो विभिन्न प्रजनन उपचारों के बावजूद प्राकृतिक रूप से संतान प्राप्त नहीं कर सका। कई बार भ्रूण प्रत्यारोपण भी असफल रहा, जिसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें सरोगेसी अपनाने की सलाह दी। दंपति ने 18 जुलाई 2015 को 3 भ्रूण संरक्षित कर लिए थे। हालांकि जब उन्होंने सरोगेसी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, तब तक पत्नी की आयु 50 वर्ष की वैधानिक अधिकतम सीमा से अधिक हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने आयु सीमा के बावजूद परोपकारी
सरोगेसी की अनुमति देने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने दंपति को सरोगेसी प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा अधिनियम की धारा 35 के तहत 3 सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी अथवा लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी। साथ ही संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हुए सुनवाई कर कारण युक्त आदेश पारित करें। ये थी कोर्ट से जुड़ी हुई खबरें। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि कंपनी बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। क्या आप जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब है किसी बिजनेस को लीगली स्टैब्लिश करना। इंडिया में ये प्रोसेस कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अंडर आती है। इस प्रोसेस में सबसे पहले कंपनी का नाम रिजर्व किया जाता है। इसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर कंपनी के रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस मिलता है, जिससे वो अपने नाम से प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और लीगल प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाल ही में कंपनी लॉ से जुड़े हुए एक इम्पोर्टेंट जजमेंट देखने को मिली, LT एंड फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस तिकोना इन्फिनिट प्राइवेट लिमिटेड, वेयर केस में NCLT के सामने ये इशू था कि क्या कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर CCDS को फाइनेंशियल डेब्ट माना जा सकता है या नहीं। ट्रिब्यूनल ने होल्ड किया कि अगर CCDS के कन्वर्जन से पहले कंपनी पर कूपन या इंटरेस्ट पे करने की बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है तो वो फाइनेंशियल डेट माना जाएगा। अगर कंपनी ये पेमेंट डिफॉल्ट करती है तो लेंडर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIRP इनिशिएट कर सकता है। इस जजमेंट ने हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की लीगल पोजीशन को और भी क्लियर कर दिखाया है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंड अप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.